एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग जो होता है वो किसी मॉडल एनिमल को लेते हैं। आपके चैप्टर में जो मॉडल एनिमल है वो है चिक, क्योंकि चिक जो है वो एक बर्ड है, तो उसके अंदर और उसके जो अर्ली जाइगोट की डेवलपमेंट और एनिमल्स की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक सेम होती है। सो दैट्स वाई हम लोग जो जितने भी फेजेस ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ी है वो चिक के अंदर 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं चिक की बात करूं तो जो चिक है वो बर्ड्स यानी कि हैंस के बेबी को कहा जाता है, और वो क्योंकि एग के अंदर क्रिएट होता है तो एग के अंदर जो होता है वो उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग स्कीम में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। हमेशा याद रखें कि जो बर्ड्स होते हैं उनको हम लोग ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एंड देन इंक्यूबेशन का टाइम पीरियड होगा जो कि एक चिकन के केस में 20 से 21 डेज़ का होता है। पहले अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं, क्योंकि वो इंटरनली हो रही होती है फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो एग डिवेलप होता है उसको हम लोग फर्टिलाइज एग कहते हैं या जाइगोट। ये फर्टिलाइज एग 2 फीट ओवरी या ओविडक्ट से जो होता है वो पास करता है, और फिर ये एग जो है ये ट्रैवल करते 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 शेल ग्लैंड या यूट्रस में आता है। इस यूट्रस के अंदर जो होता है ये शेल ग्लैंड में इसके ऊपर एक छिलका या कैल्शियम की जो होता है वो शेल किया जाता है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय एडिंग शेल और लेयर्स जिनको हम लोग एमनियोटिक्स लेयर्स कहते हैं। और फिर उसके बाद वेंट के थ्रू जो होता है ये एग फुली डेवलप होकर बाहर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जो है वो 20 से 24 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो मुर्गी या दूसरे एनिमल्स होते हैं या दूसरे बर्ड्स होते हैं, मुर्गी स्पेशली एक दिन में 1 अंडा देती है, क्योंकि उसके फर्टिलाइज एग को शेल में कन्वर्ट और शेल के बाद बाहर निकलने के लिए 20 से 24 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद जो पहली स्टेज आती है वो आती है इंक्यूबेशन की। इंक्यूबेशन में आपने याद रखना है कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एग की डेवलपमेंट होती है। अब जब एग की डेवलपमेंट है तो इंक्यूबेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 से 21, और इसके लिए आपके पास 36 से 38 डिग्री तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं उनमें 37 डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी बुक में 36 से 38 है। अब ये जो टेम्परेचर होता है ये कैसे अचीव होता है? अगर आपने देखो तो जो मुर्गी होती है वो अपने अंडों को अपने परों के नीचे या अपनी बॉडी के नीचे रखती है, और वो पूरा यानी कि जो पूरा 21 डेज होते हैं उनमें वो इधर उधर नहीं फिरती बल्कि अंडों पे बैठी रहती है। वो अंडों पे इसलिए बैठी रहती है ताकि जो चिक की डेवलपमेंट है उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर उसको बच्चे को या एग को कॉन्टीन्यूसली मिलता रहे। अगर मुर्गी बैठे ना अंडों पे तो हम लोग जो है वो एक सर्टेन मशीन्स को यूज़ करते हैं जो है वो अंडे से चूज़ा बनाने के लिए, और उन मशीन्स को हम लोग इंक्यूबेटर्स कहते हैं। इंक्यूबेटर्स में थर्मोस्टेट से हम लोग जो होता है वो टेम्परेचर 37 डिग्री एडजस्ट करते हैं और अंडों को रख देते हैं, और 21 दिन बाद जब हम उस इंक्यूबेटर को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो बेबी चिक्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अब जो जो चीज़ें आएंगी, जो जो चेंजेस आएंगी, उनको अब हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला क्या फेज़ है? पहली फेज़ है क्लीवेज। क्लीवेज ये वो होता है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डिवाइड होता है इनटू 2 and 4 सेल स्टेज। अब ये जो 2 सेल स्टेज है उसको देखने के लिए आप लोग मेरे हाथ को देखें। पहले अंडे के ऊपर इस तरह से यानी कि वर्टिकली एक लाइन डाली जाती है, और वो जो होती है उसको हम लोग फर्स्ट क्लीवेज कहते हैं। फर्स्ट क्लीवेज हमारे पास जो कि 2 सेल स्टेज होती है वो वर्टिकल है, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट क्लीवेज, और इसने जो है वो वर्टिकली एग को डिवाइड किया। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड क्लीवेज होगी, वो एक हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, एक सेल 2 में डिवाइड हुआ। फिर दूसरी हमारे पास अगेन वर्टिकल जो कि सेल्स को 4 में डिवाइड करिए। तो हमारे पास जो सेकंड क्लीवेज है वो भी जो है वो वर्टिकल है, और उसने एग्स को जो है वो 4 सेल स्टेज में ले आए। तीसरी क्लीवेज हमारे पास जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। इसको आप लोग इस तरह से समझें, अगर मेरे पास एक एग है, इसको मैंने पहले इस तरह से कट किया, फिर उसके बाद एक इस तरह से कट नॉर्थ साउथ कंडीशन में, दूसरा ईस्ट वेस्ट कंडीशन में, दोनों वर्टिकल। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो 4 इस तरह से एग्स बन गए। 4 इस तरह से आप कर ले, जैसे पेटल्स बनती हैं 4 इस तरह से, तो वो 4 बन गया। अब उसके बाद मैंने इनको नीचे से काटे,
तो जो नीचे से कटी है इसको हम लोग 8 सेल स्टेज कह रहे हैं। बात समझ आई? पहले क्या हुआ कि पहले एक एग को ऐसे काटा जैसे आप लोग माल्टे को काटें। माल्टे को पहले ऐसे काटा, फिर उसके बाद आपने उसे ऐसे काटा, दोनों वर्टिकल थी। फिर जब वो 4 हुए तो उनको हम लोग नीचे से जब काटेंगे तो वो 4 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 8 सेल्स। सो यही हुआ है आपके पास थर्ड क्लीवेज में, जिसने 4 सेल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करवा दिया इनटू 8 सेल्स। फिर ये जो क्लीवेज हुई है ये हुई है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज बेसिकली ये बर्ड्स में होती है एंड रेप्टाइल्स में होती है, क्योंकि इनके पास जो होता है एग्स के पास योक होता है। अब ये क्या कहानी है, इसको आप लोग इस तरह से समझें कि जो योक होता है ये बेसिकली सेल्स को डिवीजन के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। सो दैट्स वाई अगर मैं पूरे एग की बात करूँ तो पूरे एग में यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास योक है। सिर्फ एक खास रीजन पे जो है वो क्लीवेज का प्रोसेस होता है, और जिस लेयर से जो होता है वो ये क्लीवेज का प्रोसेस सेपरेट होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द योक, इसको हम लोग जो होता है वो ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। और इस पैटर्न की क्लीवेज को हम लोग डिस्क्वाइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। अब क्लीवेज के बाद जब 4 सेल्स बने और फिर उनको बीच से जो है वो ऐसे कट किया गया तो वो 8 सेल्स बने, और ये सारे अब आपने देखा है कि ये एग के इस एक ही सर्टेन रीजन के अंदर जो है वो ये डिवीजन हो रही है। तो आगे वाले भी जो हम स्टेजेस पढ़ेंगे उसमें आपने याद रखना है कि एग योक उसी तरह रहेगा, लेकिन सिर्फ एक इसी रीजन के अंदर, यानी कि जो ऊपर वाला रीजन है सिर्फ उसी में ये सारी डिवीजन हो रही है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास एक सेल्स जो हैं वो फिर फर्दर डिवाइड करते जाते हैं और साइज में छोटे होते जाते हैं, और इसको हम लोग मरूला कहते हैं। मरूला स्टेज जो होती है वो एक शॉर्ट लिव स्टेज है, और इस स्टेज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना, यानी कि अंडे के जो मेन सेल का साइज था वो वही रहेगा, लेकिन सेल्स छोटे छोटे डिवाइड होके बहुत ज़्यादा में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे हम हर सेल को ब्लास्टोमेयर कहेंगे, यानी ये एक सेल है इसको हम लोग ब्लास्टोमेयर करें, ये सेल इसको हम ब्लास्टोमेयर करें। तो मरूला जो होते हैं ये हमारे पास 16 सेल स्टेज होती है, जिसमें सेल्स इतनी तेज़ी से डिवाइड करते हैं कि वो अपने साइज से डिक्रीज होते रहते हैं, और जो हर सेल बनेगा मरूला के अंदर उसको हम लोग ब्लास्टोमेयर कहेंगे। फिर क्या होता है कि ये जो मरूला स्टेज होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये सेल्स अपने आप को जो है वो अरेंज करना शुरू कर देते हैं। यानी ये स्टेज जो थी हमारे पास मरूला थी, इन्होंने अपने आप को जो है वो सेल्स से डिवाइड किया। कोई सेल्स यहाँ जाएंगे, आगे पीछे मूव करेंगे, और मूव करने के बाद वो ऐसे अरेंज होंगे कि जो सेंट्रल रीजन है वो आपके पास जो है वो हॉलो आ जाएगा और फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद जो इस स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वाले जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं, और इसके जो आसपास के सेल्स होते हैं उनको हम लोग ब्लास्टोमेयर सेल्स कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोमेयर सेल्स हैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक ख़ास पैटर्न पे हुई है। आपकी बुक के अंदर जो है ये जो ब्लास्टोमेयर की अरेंजमेंट है उसको आपकी जो है वो ग्रेस्टुलाइजेशन के अंदर स्टडी किया गया है, जबकि ये ग्रेस्टुलाइजेशन का पार्ट नहीं बल्कि ब्लास्टोमेयर या ब्लास्टूला की जो है फॉर्मेशन का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो सेंट्रल रीजन होता है वो ऐसे, बीच वाला रीजन फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये जो आखिरी वाले सेल्स होते हैं ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। मेरे हाथों की तरफ देखें तो ये बीच वाला रीजन है, दिस इज़ द ब्लास्टोसील, और इसके जो बकाया सेल्स हैं उन्होंने ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को जो है वो कवर कर लिया। अब क्योंकि बीच में जो है वो फ्लूइड है, और फ्लूइड की वजह से जब इसमें से लाइट गुजारी जाती है तो वो ईजीली जो है वो ट्रांसपेरेंट, यानी कि ईजीली जो है वो लाइट गुजर जाती है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो इसलिए ब्लास्टूला की जो बीच वाला रीजन होता है उसको हम लोग एरिया पेलुसिडा कहते हैं। और जो मार्जिन रीजन्स होते हैं, क्योंकि मार्जिन रीजन में सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो मार्जिन होते हैं ये इसको योक से ज्वाइन कर रहे होते हैं, यानी कि अगर देखें तो बीच वाले सेल्स आपस में एक दूसरे से दूर हैं, जो दरमियान जो किनारों पे सेल्स हैं मार्जिन पे वो आपस में जुड़े हुए हैं, और इनको सेल्स को योक के साथ अटैच करवा रहे हैं। सो दैट्स वाई इन सेल्स को हम लोग एरिया ओपेका कहते हैं। इस रीजन को एरिया ओपेका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो लाइट होती है वो नहीं गुजरती, बल्कि दरमियान वाले रीजन से लाइट गुजरती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैविटी और द ब्लास्टोसील। अब इसके बाद जो सेल्स अरेंज हुए हैं इनमें जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनको हम लोग कहेंगे एपिप्लास्ट, और जो नीचे वाले सेल्स हैं इनको हम लोग कहेंगे हाइपोप्लास्ट।
अब यहाँ से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वाली जो टॉपिक या ये वाली जो डिस्कशन थी ये आपकी ग्रेजुलाइजेशन वाले टॉपिक में हुई थी, लेकिन ये असल में ब्लास्टुला की जो है वो कंप्लीट डिस्कशन या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। सो दैट्स वाई मैंने इसे ब्लास्टुला में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की, दैट इज द ग्रेजुलाइजेशन। ग्रेजुलाइजेशन को आपने याद रखना है कि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर का मतलब ये है कि जब ये ब्लास्टुला बना था तो इसके बाद जो ये सेल्स होंगे, ये सेल्स अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वी ऑल नो कि जितने भी हाई एनिमल्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एपिडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म्स। ये तीनों लेयर्स कैसे बनती हैं इसको हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे आपका ये जो रीजन ओपेका और ये आपका जो है ये रीजन प्लास्टोसीडा जो है ये आपका बीच वाला रीजन है। अब क्या होगा कि आपके जो बीच वाला रीजन है इसको अब आप पिछले वाली नॉलेज के साथ कनेक्ट करें। मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाला रीजन है उसके दरमियान एक प्लास्टोसील क्रिएट हुई है, और जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको हमने एक्टोडर्म का नाम दिया था। अब क्या होगा कि जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? सपोज करें कि ये जो मेरी हैंड की लेयर है ये एक्टोडर्म लेयर है और ये अपने आप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, इन्वेजिनेट करेगी और अंदर की तरफ सेल्स जो है वो मूव करेंगे। और जब वो अंदर की तरफ मूव करेंगे तो सेल्स की मूवमेंट की वजह से बीच में एक नाली या एक खला प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। और प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से जो सेल्स एपीब्लास्ट के सेल्स अंदर की तरफ मूव किए हैं, तो अंदर मूव करने की वजह से इन माइग्रेटिंग सेल्स ने मीजोडर्म क्रिएट कर दिया। अब आपके पास जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये आपकी पूरी यानी कि अक्रॉस द लेंथ ऑफ द सेल ये स्ट्रीक जो है ये डेवलप होगी, और ये स्ट्रीक विद द हेल्प ऑफ द टाइम ये जो है ये फर्दर अपने आप को जो है वो करती जाएगी, डिप्रेस्ड करती जाएगी और फाइनली एक ग्रूव या एक इस तरह से रीजन क्रिएट कर देगी। इस रीजन के अंदर अगर मैं प्रिमिटिव स्ट्रीक को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसका जो इंटीरियर एंड होगा उसके जो सेल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे और ऐसे अरेंज होंगे। तो इनको हम लोग जो है वो नोड ऑफ हेंस कहेंगे या हैंसन नोड कहेंगे, क्योंकि ये हैंसन साइंटिस्ट ने जो था वो डिस्कवर की थी। अब ये जो हैंसन नोड होती है ये बेसिकली आपके नोटोकॉर्ड को क्रिएट करती है। अब अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ कि पहले आपके पास थे एपीब्लास्ट के सेल्स ने अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया। जब उन्होंने अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया तो जो अंदर मूव करने की वजह से जो सेल्स थे उन्होंने एक नाली या एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा। और ये अगर मैं एक एग को ड्रॉ करूँ तो उस एग की ये अक्रॉस दी साइड इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप होगी। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप हुई है उसके डेवलपमेंट की वजह से जो सेल्स अंदर गए हैं, अंदर जाने का मतलब क्या है कि एंडोडर्म और एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट लेयर थी उनके दरमियान वाले रीजन में जो सेल्स आए हैं वो उन सेल्स को हम लोगों ने मीजोडर्म लेयर का नाम दिया, यानी कि ये जो बीच वाले सेल्स थे इन्होंने मीजोडर्म बनाया। फिर वो जो ग्रूव डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द सेल्स, इस ग्रूव का जो एंटीरियर रीजन था उसने अपने आप को ऐसे स्वॉलो किया, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोगों ने हैंसन नोड कहा, और ये जो है ये आपकी बेसिकली नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये वाला जो नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म का फॉर्मेशन थी ये आपकी जो है वो ग्रेजुलाइजेशन की बेसिक डेवलपमेंट थी। यानी अब आपके पास जो ऊपर वाली लेयर थी वो आपके पास एपिडर्म बन गई, नीचे वाली लेयर आपके पास एंडोडर्म बन गई, और जो एपिडर्म से सेल्स माइग्रेट होकर दरमियान में आए ब्लास्टोसील में, इन सेल्स को हम लोगों ने मीजोडर्म सेल्स का नाम दे दिया। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक और काम होगा, वो ये होगा कि आपके पास जो लेट सपोज करें कि अगर मेरे पास ये जो योक है, योक के पास यहाँ पर जो था ये आपके ब्लास्टोसील की डेवलपमेंट हुई थी, तो जो नीचे वाली लेयर थी जिसको हम लोगों ने हाइपोप्लास्ट या एंडोडर्म का है, ये लेयर जो है ये अचानक से योक से जो है वो सेपरेट हो जाएगी, और योक से सेपरेट होने की वजह से इस लेयर और योक के दरमियान ये ऐसे सेपरेट होगी कि आपके जो है ये योक इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ कि ये आपका जो है ये ब्लास्टोसील है, ये आपकी एंडोडर्म, और यहाँ पे जो है ये आपका योक है, तो ये जो एंडोडर्म है ये बेसिकली ऊपर की तरफ उठ जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी ऊपर की साइड की तरफ, और इस इन्वेजिनेशन की वजह से नोटोकॉर्ड
ये इस तरह से इन्वेजिनेशन होगी और योक और इसके दरमियान सेपरेशन होगी और यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट होगी जिसको हम लोग गैस्ट्रोसील कैविटी कहेंगे। ये गैस्ट्रोसील कैविटी आपका गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम चिक का क्रिएट करी है। तो नोटोकॉर्ड या मेसोडर्म फॉर्मेशन में 2 नोड्स बनी, एक आपकी जो है वो एक नोड जो बनी, एक ग्रूव जो बना वो आपके हैंसन नोड से बना जिसने आगे चल के नोटोकॉर्ड बनाया। दूसरा योक के और ब्लास्टो अंदर वाली लेयर के ऊपर उठने की वजह से एक कैविटी क्रिएट हुई और इस कैविटी को हम लोगों ने गैस्ट्रोसील कैविटी का नाम दिया। और ये गैस्ट्रोसील कैविटी आगे चल के आपका गट या चिकन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करी है। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से ये योक जो था उसके ऊपर जो लेयर थी एंडोडर्म, ये एकदम से ऊपर उठी और उठने की वजह से बीच में जो कैविटी क्रिएट हुई उसने आपका जो है वो गट या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी क्रिएट कर दी। फिर हम बात करते हैं थर्ड फेज की, जो कि है हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस ये वो फेज होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। और हमेशा याद रखें जो पहला स्टेज होगा या पहला ऑर्गन, चाहे ह्यूमन की बात हो, चाहे बर्ड्स की बात हो या चाहे मेमल्स की बात हो, इन सब में जो पहला ऑर्गन क्रिएट होगा वो आपका जो है वो न्यूरलेशन यानी नर्वस सिस्टम की क्रिएशन है। अब नर्वस सिस्टम की क्रिएशन बेसिकली कैसे होती है कि आपके जब ये जो चिकन होता है 18 आवर्स का, उसके अंदर जो उनकी एपिडर्म होती है, जो हमारे पास एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से ग्रूव होती है और ग्रूव होकर वो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे जिसको हम लोग न्यूरल प्लेट कहते हैं। और इसकी वजह से जो एक्टोडर्म यहाँ पे फोल्ड हुई है इसको हम लोग न्यूरल फोल्ड कहते हैं। फिर ये न्यूरल फोल्ड जो होती है ये मज़ीद फोल्ड होती है और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे कम्प्लीटली कवर हो जाती है और उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जो कि होता है न्यूरल ट्यूब। अब इसको आप इस तरह से देखेंगे, पहले ये आपके पास एपिडर्म है, एपिडर्म इस तरह से फोल्ड हुई, फोल्ड होकर उसने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि न्यूरल प्लेट था। फिर ये जो फोल्डिंग है ये मज़ीद डीप हुई और डीप होने की वजह से यहाँ से जब ये रिजिस आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने की वजह से ये आपकी जो फोल्ड है ये पूरा सेपरेट हो गया और सेपरेट होने से ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको हम लोगों ने न्यूरल ट्यूब कहा। अब एपिडर्मिस और न्यूरल ट्यूब के दरमियान कुछ सेल्स भी क्रिएट हुए, इन सेल्स को हम लोग न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। अब याद रखें ये जो न्यूरल क्रेस्ट होती है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रिएट करी है, यानी न्यूरल जो आपकी न्यूरल ट्यूब है इसने आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट किया और इसके क्रिएशन की वजह से कुछ सेल्स जो अंदर आए थे और माइग्रेट हुए थे लेकिन उन्होंने न्यूरल ट्यूब नहीं क्रिएट की, तो उन सेल्स ने आपका जो है वो न्यूरल क्रेस्ट फॉर्म किया और ये जो न्यूरल क्रेस्ट है इसने आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रिएट किया। तो जितने भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से अराइज हुई और जितने भी आपका नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका जो है ये न्यूरल ट्यूब से क्रिएट हुआ और ये दोनों किससे क्रिएट हुई, ये आपकी एपिडर्म से। तो एपिडर्म आपकी जो है वो नर्वस सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट करती है और इस फॉर्मेशन को हम लोग न्यूरोलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट फेज आती है जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं और इस ग्रोथ के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो अपना ऑर्गन्स क्रिएट करने के बाद उन ऑर्गन्स को ग्रो करवाता है और वो एक सर्टेन बेसिक साइज जो होता है वो अटेन करते हैं। तो बाय दैट प्रोसेस हमारे पास एक एग से पूरा चिक विदिन 21 डेज डेवलप होता है।